नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की इस क्लास की हम बात करें तो भैया दृष्टि बैच में सबसे पहले तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्या करेंगे सर, तो आज हम इतिहास का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर की हम बात करें, इतिहास का ये वो चैप्टर है जिसमें हम उस समुदाय के बारे में बात करेंगे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं सर, ये जो गतिविधियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उसका इतिहास देखोगे तो हम भी एक टाइम पर वो किया करते थे, लेकिन आज भी वही कर रहे हैं। आज अगर मैं आधुनिक दुनिया की बात करूं तो ऐसे लोग हैं ये आज भी वही चीजें कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं सर, तो ये अपने पशुओं को, जो भी इनके पास जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जो उनको क्या करते हैं लोग, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं। क्यों करते हैं सर, जहां चारा उपलब्ध होता है वहां ये मूव कर जाते हैं, वहां ये चले जाते हैं। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको घुमत्तू बोलते हैं। घुमत्तू लोग कौन होते हैं सर, जो एक जगह नहीं रहते, है ना। हम बंजारे भी बोलते हैं इनको, बंजारे, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अरे वो तो बंजारा है, बंजारा वही होता है जो एक जगह नहीं टिकता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। तो हम इन चरवाहों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे भारत के जो चरवाहे थे और जो अफ्रीका के चरवाहे थे, उनके जीवन पर जो उपनिवेशवाद जो था उसका क्या असर देखने को मिला। तो ये दोनों जो टॉपिक है हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। और ज्यादा बड़ा चैप्टर तो है, वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो मैं पीपीटी लेके आया हूं वो इतनी धांसू है, इतनी बढ़िया है ना। तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाता रहूं वही वही पढ़ लेना, उससे ही प्रश्न आएंगे, उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आएगा सर, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चले तो आगे अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में सर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, है ना, आधुनिक विश्व में जो हमारे चरवाहे हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हम इनका इतिहास तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आज की हम स्थिति की बात करें, आज की स्थिति के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो हमारा आज का आधुनिक विश्व है, क्योंकि आज के टाइम पर ये सारी जो गतिविधियां हैं वो नहीं कर रहा कोई। आजकल जो लोग हैं आप देखोगे खेती भले ही करते हो स्थायी रूप से, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा कोई एक जगह टिकता ही नहीं हो सर, है ना, जो घूमता रहता हो सर। जहां घास मिलेगी, जहां बड़े बड़े चारागाह मिलेंगे, जहां बड़े बड़े घास के मैदान मिलेंगे, वहां लोग चले जाते हैं। जब घास खत्म हो जाती है कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये लोग यही करते रहते हैं। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं सर, तो ऐसे ही लोगों को हम घुमत्तू बोलते हैं। घुमत्तू, बड़े घूमते हो, घुमत्तू मतलब जो इधर से उधर घूमता रहता है ना। ये कौन होते हैं सर, घुमत्तुओं की अगर हम बात करें तो घुमत्तू लोग सर कौन से लोग होते हैं, तो आप देखोगे जो एक तरीके से आप देखोगे जो एक स्थान पर नहीं टिकते सर। घुमत्तू लोग वो हैं जो क्या करते हैं, बीच में बेटा स्पेस दे देना, ठीक है, बीच में स्पेस दे देना। घुमत्तू लोग वो हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि आप देखोगे अपनी आजीविका के लिए, यानी कि आप देखोगे क्योंकि इनकी आजीविका चल कैसे रही है सर, पशुओं से। तो आप देखोगे ये अपनी आजीविका के लिए आप देखोगे अपने पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह, चारागाह मतलब जो बड़े बड़े घास के मैदान है उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम चारागाह बोल देते हैं। क्योंकि समझो अब इनके पास कोई स्थायी रूप से खेती नहीं है सर, जो एक खेती करेंगे, चारा फूडर जो क्रॉप्स होती है हमारी, चारा जो होता है ना, उसकी खेती वेती करते नहीं है भाई। ये किस पर निर्भर होते हैं सर, आप देखोगे तो बड़े बड़े जंगलों में घास वास होती है सर, है ना। फिर आप देखोगे आप पहाड़ों पर जाते हो तो पहाड़ों पर आपको बड़े बड़े घास के मैदान मिलते हैं सर। तो कहीं ना कहीं ये जो घास के मैदान होते हैं इनको चारागाह बोला गया है। और ये अपने पशुओं को लेके जहां जहां क्योंकि देखो इनकी जो आजीविका है वो किस पर टिकी हुई है, पशुओं पर। तो पशुओं को खाने के लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए। तो चारा कहां से आएगा, तो चारा कहां से आता है सर, तो चारा आप देखोगे अलग अलग जगहों पर चारा आता है, और वहां जहां चारा उपलब्ध होता है वहां ये चले जाते हैं, है ना। यानी कि जहां घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं वहां ये चले जाते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि अगर जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें आप अक्सर कृषि के बारे में बात कर लेते हो। हमने इतिहास में आपको, है ना, कृषि के बारे में पढ़ाया, हमने आपको इतिहास में उद्योग के बारे में पढ़ाया। पर आप देखोगे कि इनकी तरफ आप देखोगे ये जो समुदाय है, इनकी कहानियां जो है आपको अनसुनी सी लगेंगी। मतलब इतिहास में कहीं ना कहीं इनकी जो कहानियां है ना वो एक तरीके से खो चुकी हैं सर, इतिहास में खो चुकी हैं। हमने इनके बारे में कभी उतनी बात ही नहीं की सर, है ना। और अक्सर हमें यह मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है सर, आप देखोगे कि जो ऐसे लोग होते हैं वो एक तरीके से क्या है सर, वो एक तरीके से, है ना, उनको हमारी जो आधुनिक दुनिया है उसमें कोई जगह नहीं मिलती। कहीं ना कहीं हमारी दुनिया, ये जो आधुनिक दुनिया है, इससे बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग थलग हो गए हैं सर, ठीक है सर। आप देखोगे हम क्या करेंगे सर, हम इस चैप्टर में भारत में जो भी घुमत्तू समुदाय है, अफ्रीका में जो भी मुख्य रूप से घुमत्तू समुदाय हैं, इन दोनों घुमत्तू समुदाय के बारे में जो है बात करेंगे। और किस तरीके से आप देखोगे जो उपनिवेशिक शासन जो था उसने किस तरीके से इन घुमत्तू लोगों पर असर डाला, इनकी आजीविका पर असर डाला, उपनिवेशिक शासन के क्या क्या प्रभाव रहे, वो सारी जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप देखोगे ये कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारे, है ना, हमारा ऊपर वाला जो भाग है इसकी बात की जा रही है। ये पूरा भारत नहीं है, पूरा भारत तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप देखोगे ये कौन सी बात की जा रही है सर, तो ये कहीं ना कहीं हमारे उत्तर वाले भाग की बात की जा रही है, जिसमें हमारा कश्मीर, हिमाचल और हमारा उत्तराखंड वाले के भाग की बात की जा रही है। यानी कि ये पूरा जो भाग देख रहे हो आप, ये हमारा उत्तराखंड है सर, ये हमारा कश्मीर है और ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। ये पूरे भाग की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि इस भाग में आपको घुमत्तू समुदाय देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम पहाड़ों की बात कर लेते हैं, हम अपने पहाड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिमालय में जब आप जाओगे
पूरी हमारी जो हिमालयन रेंज, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप जाओगे, ये पूरी हिमालयन जो रेंज है, इसमें अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बकरवाल के बारे में बात कर लेते हैं। बकरवाल क्या है सर? तो बकरवाल बेसिकली एक समुदाय है सर। किसका समुदाय है सर? तो आप देखोगे बकरवाल जो है एक तरीके से चरवाओं का समुदाय है। अच्छा, ये जो लोग हैं बकरवाल, ये मिलते कहां पर है सर? तो ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको बकरवाल नाम का समुदाय जो है देखने को मिलेगा। ठीक है सर। फिर अगर आप हिमाचल जाओगे तो हिमाचल में आपको गदीज देखने को मिलते हैं। ये भी क्या है सर? ये भी एक तरीके से जो चरवाए हैं इनका समुदाय है। कहां मिलता है सर? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां मिलता है सर? ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सारे जो समुदाय हैं एक तरीके से आप देखोगे मौसमी बदलाव के अनुसार जो है एक तरीके से अपने अपने झुंडों को या फिर एक तरीके से अपने जो भी इनका समुदाय होते हैं उनको एक तरीके से स्थानांतरित करते रहते हैं। मतलब ये मौसमी बदलाव क्या होते हैं आप देखोगे हमारे भारत में आपको कैसी जलवायु दिखती है? मानसून टाइप की जलवायु आप देखोगे, मार्च तक अप्रैल तक गर्मी रहती है, फिर आप देखोगे जून जुलाई आते आते मानसून आ जाते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर तक आप देखोगे सर्दियां आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हमारे देश में आपको जो जलवायु देखने को मिलती है उसमें आपको एक साल में 3 अलग अलग बदलाव महसूस करने को मिलते हैं। और इन्हीं बदलावों के कारण आप देखोगे घास की उपलब्धता जो होती है वो इन मौसम पर ही निर्भर करती है। आप समझो कि सर्दियों में इन पहाड़ों पर बर्फ गिर जाती है तो घास खत्म हो गई, तो सर्दियों में ये जो लोग होते हैं वो नीचे आ जाते हैं सर, है ना। जब गर्मियां आती हैं तो फिर से घास के मैदान आने लगते हैं सर, फिर से ये लोग ऊपर चले जाते हैं मानसून गर्मियों के टाइम पर। तो समझो कि इनका जो एक तरीके से इनका जो मूवमेंट है सर, है ना, इनका जो एक तरीके से आप देखोगे जो ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सर, है ना, जो घुमत्तू लोग हैं इनके जो झुंड है एक तरीके से आप देखोगे मौसम के हिसाब से बदलते हैं। हम बोलते हैं ना कि मौसम के तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो ये लोग बिल्कुल बदल जाते हैं। ये लोग एक तरीके से अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, मौसम के हिसाब से अपनी जगह को बदल लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे अगर मैं बात करूं सर्दियों, इसको बेसिकली हम इंग्लिश में एक नाम देते हैं सर, क्या बोलते हैं इसको? हम ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं, ट्रांसह्यूमेंस। अब ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मान के चलिएगा कि सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों से स्टार्ट करते हैं, सर्दियां आ गई, चलो गर्मियों से स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में आप देखोगे मानसून के टाइम पर बढ़िया बारिश वारिश होती है, और गर्मियों के टाइम पर आप देखोगे वहां पर जैसा पहाड़ों के ऊपर की हम बात करें तो वहां पर अच्छी खासी घास होती है, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं जिसको हम बुग्याल बोलते हैं। अब तो ये अपने मवेशियों को लेके चले जाते हैं, वहां पर बढ़िया घास होती है, चरते रहते हैं वो बढ़िया मस्त। अब सर्दियां आने वाली हैं, 2-3 महीने इन्होंने चराया अपने बकरियों को। अब ये क्या करेंगे सर? अब सर्दियां आने वाली हैं भाई, विंटर इज कमिंग। तो जब सर्दियां आएंगी तो आप देखोगे बर्फ गिर जाएगी, पूरे जो घास के बड़े बड़े मैदान होंगे वहां पर अब क्या दिखेगी तुम्हें? बर्फ दिखेगी। अब वहां पर घास थोड़ी ना होगी, बर्फ दिखेगी सर, घास के मैदान साफ। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? तो अब ये क्या करेंगे, इनको जैसे पता लगता है कि बर्फ पड़ने वाली है तो इनको आइडिया होता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी कि जहां पर थोड़ी सी, है ना, गर्मी होती है, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है सर, तो वहां पर आ जाएगी। तो नीचे की तरफ इनको बढ़िया बढ़िया घास के मैदान मिल जाते हैं, क्योंकि नीचे आप देखोगे नीचे बिल्कुल भी सूखा नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे भी बर्फ पड़ रही है, नहीं, नीचे बर्फ नहीं पड़ती। फिर क्या होगा? फिर अगेन आप देखो गर्मियां आएंगी, मानसून आएंगे, फिर से ऊपर चले जाएंगे। समझ में आया ना? तो सर्दियों की टाइम की हम बात करें तो सर्दियों में आप देखोगे ये कहां जाते हैं? सर्दियों में क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, तो ये एक तरीके से जो निचली पहाड़ियां होती हैं जिनको हम शिवालिक भी बोलते हैं, निचली जो पहाड़ियां होती हैं जिनको हम शिवालिक भी बोलते हैं, यहां पर ये आ जाते हैं सर। जहां इनको क्या मिलती है? जहां इनको सूखी सूखी झाड़ियां मिल जाती हैं, और उन झाड़ियों को खाकर इनके जानवर जो है वो अपना काम चला लेते हैं सर। क्योंकि समझो इनकी जो आजीविका है वो इन जानवरों पर ही टिकी हुई है। अब अगर इनकी आजीविका ही खतरे में आ गई फिर क्या होगा? फिर तो बेचारे क्या ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अच्छा, गर्मियों में क्या होगा? अप्रैल तक आप देखोगे, अप्रैल तक वे एक तरीके से आप देखोगे पीर पंजाल के दर्रे है ना, पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हो आप देखोगे ये कहां आ जाते हैं सर? कश्मीर और लाहौल स्पीति, जो कि बहुत ऊपर है। लाहौल स्पीति की हम बात करें तो ये बहुत ऊपर आती है, बहुत ज्यादा ऊपर आती है। लाहौल स्पीति में आप देखोगे हिमाचल वाला जो हिस्सा है हमारा वो भी आ जाता है। हिमाचल की हम बात करें, जो पूरा कश्मीर वाला जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा जो वो आ जाता है। तो लाहौल स्पीति की हम बात करें, ये ऊंची घाटियों की ओर जो है चले जाते हैं सर, है ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर अब इनको क्या होगा? अब आप देखोगे गर्मियों के टाइम पर ऊपर इनको जो है, क्योंकि समझो कि जनवरी फरवरी आते आते सर्दियां खत्म हो जाती हैं, बर्फ पिघल जाती है, धीरे धीरे फिर वहां पर घास ग्रो होने लगती है सर। अब जब एक जगह पर ये ज्यादा दिन तक रहेंगे तो क्या होगा? घास भी खत्म हो जाएगी। तो समझो कि कितना परफेक्टली इस नेचर ने बनाया है ना। आप देखोगे कि घास को फिर से उगने का टाइम मिल जाता है, तो आप देखोगे अप्रैल तक आते आते घास अच्छी हो जाती है, ऊपर ऊपर अच्छी खासी घास मिल जाती है। फिर क्या होता है? फिर मानसून आ जाते हैं, मानसून में तो और ज्यादा बारिश होती है, तो और ज्यादा घास आएगी। तो ये मानसून तक रहते हैं आराम से, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर तक रहते हैं, फिर सितंबर आते आते नीचे आ जाते हैं फिर से, जैसी बर्फ गिरने वाली होती है। तो ऐसी इनकी जो एक तरीके से इनका जो मूवमेंट है वो चलता रहता है सर। क्लियर हुआ ना? इनका ऐसे मूवमेंट चलता रहता है। आप देखोगे इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है,
बुग्याल और भाबर। अगर मैं बुग्याल की बात करूं तो बुग्याल क्या है, तो सर बुग्याल बड़े बड़े जो प्राकृतिक चारागाह जो होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारे क्या सर, ये हमारे बड़े बड़े घास के मैदान है सर। ये क्या है सर, ये बुग्याल है, हमारे बड़े बड़े जो घास के मैदान है आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने बढ़िया है, ये कितने बढ़िया लग रहे हैं सर, ये बड़े बड़े आपको घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं सर, तो इसको हम बुग्याल बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो बुग्याल होते हैं, इनमें आपको बहुत सारी जो भेड़ बकरियां हैं वो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं घुमत्तू लोगों की भेड़ बकरियां हैं सर। तो ये कहां पर मिलेंगी सर आपको, जब आप पहाड़ों पर ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलती है। ये बुग्याल जो आप देखते हो, ये मानसून के टाइम पर बहुत अच्छे खासे हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए इन बुग्याल की हम बात करें तो आप देखोगे लगभग 12,000 की फीट पर आपको अच्छी अच्छी ऊंचाई पर आपको ये विशाल जो प्राकृतिक चारागाह जो होते हैं, है ना, जो सर्दियों में आप समझो कि जब सर्दियां आती हैं सर, दिसंबर जनवरी के टाइम पर ये सारा जो चारागाह है ना, ये बड़े बड़े मैदान है, ये बर्फ से ढक जाते हैं। अब समझो ये बर्फ से जब ढक जाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा सर, यहां पर इनको ठेंगा मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पर रहने से कुछ फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके जानवर मर जाएंगे, तो इसलिए ये नीचे आ जाते हैं। लेकिन मानसून और गर्मियों के टाइम पर आप देखोगे ये हरे भरे हो जाते हैं, और जब हरे भरे हो जाते हैं तो यहां पर ये पूरा टाइम रहते हैं सर, है ना। भाबर की अगर हम बात करें तो भाबर क्या है सर, तो आप देखोगे पहाड़ों का आपने पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था प्राकृतिक जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना, आप देखोगे भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर जो है हमारा, उसमें मैंने बताया था वो भाबर वाला कौन सा हिस्सा होता है, जो पहाड़ों के निचले वाला जो हिस्सा होता है, भाबर बोल देते हैं उसको, है ना, ठीक है, भाबर बोलते हैं इसको। जैसे आप देखोगे पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां, इसका जब निचला हिस्सा शुरू हो जाता है, इसको हम भावर बोलते हैं। आप देखोगे यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको इसके आसपास में आप देखोगे जंगल मिलते हैं, है ना, शुष्क जंगल मिलते हैं जहां पर वर्षा कम हो रही है सर, है ना। और जो सर्दियों में महत्वपूर्ण चारागाह, क्यों, क्योंकि सर्दियों के टाइम पर आप देखोगे यहां पर आपको कई सारी झाड़ियां टाइप की मिलती है, सूखी झाड़ियां मिलती हैं सर। सर्दियों में भले ही यहां पर क्या होता हो, भले ही यहां पर आप देखोगे वर्षा ज्यादा ना होती हो, वर्षा वगैरह कहां होती है, सर्दियों में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको यहां पर बर्फ दिखाई नहीं देती, यहां पर आपको सूखी सूखी झाड़ियां दिखाई देती है, और इन झाड़ियों से इनके जानवर काम चलाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो शिवालिक के नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर आ जाते हैं सर्दियों के टाइम पर, है ना, और गर्मियों के टाइम पर फिर से यहां पर चले जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए ये जो चक्र चल रहा है भाई, आप देखोगे यह चक्र चारागाहों को ठीक होने का जो समय देता है। समझो यहां पे ये बहुत अच्छी बात बोली गई है। अब समझो कि मान के चलो सर्दियों में भी बर्फ ना पड़ती यहां पर, तो क्या होता सर, गैस करो, अगर सर्दियों में भी मान के चलो इस स्थान पर बर्फ ना पड़ती तो क्या होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी पूरा जो बुग्याल बना हुआ है, यहां पर घास खत्म हो जाती। तो एक तरीके से कितनी परफेक्टली चीजों को डिजाइन किया गया है, सोच के देखो कितना खूबसूरत है नेचर, है ना, जो भी इसके नियम बनाए हैं कितने खूबसूरत है। कि भैया समझो कि 3 से 4 महीने लोग नहीं जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उसके बाद आप देखोगे 4 से 5 महीने बाद जो ऊपर चले जाएंगे, जब बर्फ पिघलेगी तो फिर से घास आनी शुरू होगी, है ना, और घास को बढ़ने में टाइम भी मिल जाएगा। जब ये अप्रैल में ऊपर जाएंगे तब इनको बढ़िया सी हरी भरी घास मिलेगी, समझ रहे हो। तो एक तरीके से आप देखोगे इससे ये भी होता है कि हमारे चारागाह जो होते हैं खत्म नहीं हो रहे, वो पूरी एक साइकिल, एक चक्र बना हुआ है, पूरा एक चक्र बना हुआ है। तो वो पहले नीचे जाएंगे तब तक ऊपर घास आ जाएगी, जब ऊपर से नीचे आएंगे तब तक नीचे घास आ जाएगी। तो ये पूरा चक्र जो है चलता रहता है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कहां के बारे में, थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर तो मैंने आपको बता दिया, कि अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, बकरवाल की हम बात करें, गद्दीस की हम बात करें, है ना, गुर्जर्स की हम बात करें, गुर्जर्स ये भी मिल जाते हैं, आप गुर्जर्स वगैरह भी देखने को आपको मिल जाते हैं सर, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा हम बात करें महाराष्ट्र में एक तरीके से एक चरवाहा समुदाय है जिसको हम बोलते हैं धनगर, है ना, धनगर या धनगर बोलो, कुछ भी बोलो, धनगर बोलते हैं वैसे इसको। हाँ, इस समुदाय की हम बात करें तो आप देखोगे ये भी कुछ ऐसा ही करता है सर। ये भी एक तरीके, आप देखो यहां पर आपको जितने भी, आप चाहे पहाड़ों पर चले जाओ, चाहे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो यहां पर आपको एक चीज कॉमन मिलती है सर। कॉमन क्या मिलती है, कॉमन क्या मिलती है सर आपको, तो यहां पे कॉमन आपको ये मिलता है कि ये लोग घूम रहे हैं सर, ये लोग एक जगह टिक नहीं रहे सर। ये पूरा आप देखोगे, पूरा हमारे किसका मानचित्र है सर, ये पूरा महाराष्ट्र का मानचित्र आपको दिख रहा है। ये देखो, ये पूरा महाराष्ट्र का मानचित्र है सर। ये कोकण वाला इलाका है सर, ये मध्य पठार वाला इलाका है। आप देखोगे यहां पे इस इलाके की हम बात करें तो ये जो कोकण वाला इलाका है, कौन सा इलाका है सर, तो आप देखोगे जो कोकण वाला इलाका है ये एक तरीके से तटीय क्षेत्र है, और ये थोड़ा सा अंदर आप जाओगे तो ये पठारी क्षेत्र है। ये एक तरीके से भारत में जो हमारे मध्य पठार है ना, पठारी जो हिस्सा है, उठा हुआ जो हिस्सा है जमीन से, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर। यहां पर हम थोड़ी सी बात करें तो मॉनसून के टाइम पर क्या होता है, मॉनसून मतलब जो भैया जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो समय है, इस समय आप देखोगे ये महाराष्ट्र के अर्धशुष्क मध्य पठारों में रहते हैं, है ना, जो उनके झुंड के लिए एक विशाल चारागाह बन जाता है, समझो। यानी कि आप देखोगे मॉनसून में तो बारिश हो रही है ना, तो आप देखोगे ये कहां जा रहे हैं, ये यहां पर चले जाते हैं, यहां पर मध्य पठार में। यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर बारिश हो रही है, तो यहां पर आपको अच्छा खासा बड़े बड़े चारागाह देखने को मिल जाते हैं। अच्छा अक्टूबर के बाद क्या होता है सर जी, अक्टूबर के बाद बड़ी दिक्कत होगी सर। अक्टूबर के बाद तो बारिश हो ही नहीं रही है सर। अब ये यहां पर जो बड़े बड़े घास के मैदान होंगे सूख जाएंगे सर, है ना, या फिर खत्म हो जाएंगे सर, ठीक है सर। अब होता क्या, अब अक्टूबर के बाद होता यह है कि बाजरे की कटाई होती है। बाजरे की कटाई के बाद आप देखोगे वे पश्चिम की ओर कोकण के उपजाऊ तटीय क्षेत्र की ओर 1 महीने की यात्रा शुरू करते हैं सर। यहां पे मूव कर जाते हैं सर।
यहां पर मूव कर जाते हैं सर। और आप देखोगे कि यहां पे क्या बोला गया, कोकड़ी किसान धनगरों का जो है स्वागत करते हैं। अब सुनो होता क्या है, अब यहां पर उस टाइम पर क्या चल रहा होता है सर, बाजरे वगैरह की कटाई चल रही होती है यहां पर, है ना, बाजरे की कटाई चल रही होती है, अलग अलग फसलों की कटाई चल रही होती है। तो आप देखोगे कि जब ये हो रहा होता है तो यहां पर जो कोकड़ी किसान जो, यानी कि यहां से जब ये यहां पर आ रहे हैं तो यहां पर जो किसान है वो इनका स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं, क्यों, क्योंकि ये फायदेमंद होता है दोनों के लिए। क्यों होता है, आप देखो यहां पे ये जो धनगर जो है, ये समुदाय के जो लोग हैं, ये अपने साथ मवेशी लेके आ रहे हैं सर, मवेशी लेके आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो, है ना, इनको खाना वाना मिल जाता है, ये जो किसान होते हैं इनको खाना दे देते हैं, और खाना फ्री में नहीं देते। आप देखोगे कि ये क्या दे रहे हैं उसके बदले, आप देखोगे पशुओं के लिए गोबर दे रहे हैं सर, जो खेत के लिए खाद की तरह काम कर रहा है सर, है ना। तो आप देखोगे एक तरीके से फायदेमंद का सौदा होता है। आप देखोगे मानसून शुरू होते ही धनगर कोकड़ छोड़ देते हैं, क्योंकि भेड़े गीली हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो आप देखोगे मानसून जैसे ही शुरू होते हैं ये फिर से कहां चले, क्योंकि मानसून में तो आप देखोगे पूरा कुकड़ी वाला क्षेत्र जो है यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो बहुत ज्यादा वर्षा भी ठीक नहीं होती, तो फिर जैसे ही मानसून आने वाला होता है ये फिर से कहां चले जाएंगे, फिर से मध्य पठारी वाले क्षेत्र में चले जाएंगे। लेकिन जब ये कोकड़ आते हैं तो कोकड़ में आप देखोगे तो ये क्या करते हैं सर, आप देखोगे इनको चावल मिलते हैं सर, चावल मिल जाते हैं, उसके बदले आप देखोगे ये किसान जो होते हैं इनको क्या मिल जाता है, ये काम भी करते हैं, किसानों के लिए काम वाम भी कर देते हैं, है ना। तो आप देखोगे एक तरीके से अच्छा मौसम होता है, किसानों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि किसानों को खाद के लिए गोबर वगैरह मिल जाता है सर, है ना। और आप देखोगे इनको क्या मिलता है, इनको एक तरीके से आप देखोगे बाजरा वगैरह कटता है उस टाइम पर, तो एक तरीके से चारा मिल जाता है इनको। क्या मिल जाता है सर, उसके बदले इनको चारा वारा मिल जाता है, चारा मिल जाता है ना। और भी जो धान वान होता है, जो भी अनाज होता है, उसकी आपूर्ति इनकी हो जाती है। तो एक तरीके से दोनों के लिए बहुत ज्यादा लाभमंद होता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अगर हम बात करें रेगिस्तान के स्वामी राजस्थान के रायका, तो आप देखोगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, राजस्थान में बात कर लेते हैं, राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में आप जाओगे तो यहां पर आपको थार रेगिस्तान मिलता है ना, मिलता है नहीं मिलता। आप देखोगे जहां पर एक तरीके से आप देखोगे बारिश बहुत कम होती है सर, है ना। आप देखोगे होती नहीं है, बहुत कम होती है सर। आप देखोगे 50 सेंटीमीटर से कम ही बारिश होती है सर, 50 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पूरी साल में देखने को मिलती है। और आप देखोगे यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, यहाँ पर समुदाय रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं रायका। रायका की अगर हम बात करें तो आप देखोगे मॉनसून में वे अपने, समझो मॉनसून के टाइम पर क्या होता है, मॉनसून के टाइम पर वो अपने गांव, जो गांव है इनके, जैसे बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, वहां पर रहते हैं। अक्टूबर तक आप देखोगे जब चारागाह सूख जाते हैं तो वे नए चारागाहों की तलाश में निकल जाते हैं। अक्टूबर तक आते आते आप देखोगे मानसून भी खत्म हो जाते हैं, तो आप देखोगे बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं वो भी यहां पर मुश्किल से मिलते हैं। तो ये बड़े बड़े घास के मैदानों की तलाश में निकल जाते हैं। और आप देखोगे रायकों का एक वर्ग जिसे मारू, जिसको क्या बोलते हैं, मारू बोलते हैं, मारू, है ना, मारू, मारू रायका कहा जाता है। ऊंट पालते हैं, जबकि कुछ जो है भेड़ बकरियां पालते हैं। तो आप देखोगे ये एक ऐसा समुदाय है जो ऊंट वगैरह पालता है। तो पूछा जा सकता है कौन सा समुदाय जो ऊंट पालता है, तो आपको पता होना चाहिए रायका जो समुदाय है वो ऊंट पालता है, कुछ जो है भेड़ बकरियां भी पालते हैं सर। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, अब हम एक और समुदाय के बारे में बात करेंगे, जिस समुदाय का नाम है गोल्ला समुदाय। अच्छा, अब ये जो समुदाय है वो आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो अब हमारा जो कर्नाटक वाला हिस्सा है दक्षिण भारत का, और जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, यहां पर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ये अगर मैं इस पूरे क्षेत्र की बात करूं तो ये पूरा पठारी क्षेत्र, अगर आप देखोगे ये दो जो दक्षिण भारत का, आप देखोगे ये पूरा जो है ना दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है, आप देखोगे ये जो दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है, पूरा जो हिस्से की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारे आपको पठार देखने को मिलते हैं, है ना। आपको एक तरीके से, है ना, यहां पर बहुत सारे जो बड़े बड़े चट्टाने हैं, पत्थर जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको कई सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से मवेशी पालते हुए मिल जाएंगे, सब मवेशी रखते हैं अपने पास में, भेड़ बकरियां, और अलग अलग आपको गडरिया देखने को मिल जाते हैं, है ना। गडरिया कौन होते हैं, जो एक तरीके से अपने पास में भेड़ बकरियां रखते हैं, उनको हम गडरिया बोल देते हैं, ठीक है ना, उस समुदाय को हम गडरिया बोल देते हैं। ठीक है सर, इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर इस पूरे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में यहां पर आपको गडरियों को बसेरा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें यहां पर आपको गोल्ला समुदाय के जो लोग भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अलग अलग समुदाय के बारे में बात की सर, हमने गुज्जर के बारे में, बकरवाल के बारे में, गदीस के बारे में बात की, वैसे आप देखोगे इस इलाके में जो गोल्ला समुदाय के जो लोग हैं, अब इनकी अलग बात क्या है सर, तो पेपर में आ सकता है कि कौन से समुदाय के लोग जो है वो गाय भैंस पालते हैं, क्योंकि हर एक समुदाय के लोग गाय भैंस नहीं पालते। ये भी आ सकता है किस जो प्रजाति के जो लोग होते हैं, समुदाय के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से ऊंट को पालते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये ऐसे समुदाय है, ऐसा समुदाय है जो गाय भैंस बकरिया को पालता है, ठीक है ना, गाय भैंस को भी पालता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। जबकि अगर हम बात करें कुरुमा की और जो कुरुबा है, ये दोनों अलग अलग है बेटा, एक है हमारे कुरुमा और दूसरे हमारे कुरुबा। ये दोनों समुदाय ये भी आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। ये क्या पालते हैं सर, तो ये भेड़ बकरियां पालते हैं। तो गोल्ला समुदाय एक लौता ऐसा समुदाय है जो क्या पालता है सर, तो अपने, है ना, अपने गुजारे के लिए, अपनी आजीविका के लिए गाय भैंस को पाल रहे हैं सर। बल्कि अगर हम दूसरे समुदाय की बात करें इसी क्षेत्र में जो रहते हैं, जैसे मैं कुरुमा और कुरुबा की बात करूं, तो ये जो समुदाय है वो भेड़ बकरियों को पालता है ना। और आप देखोगे हाथ के बुने हुए जो कंबल होते हैं ये लोगों को बेचते हैं ताकि इनकी आजीविका चल सके सर, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे ये जो लोग हैं वो कहां रहते हैं, जंगलों में और छोटे छोटे जो है ना खेतों के आसपास रहते हैं सर। और याद रखना कि कहीं ना कहीं आप देखोगे उधर के जो गांव
में जो भी गांव देहात का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं, मैंने आपको कल बताया, कल क्या मतलब अभी जब चैप्टर शुरू हुआ था तो बताया था मैंने आपको कि एक तरीके से कि जो हमारे समुदाय होते हैं एक तरीके से आप देखोगे किसानों की मदद भी करते हैं और किसान भी इनकी मदद करते हैं। जब आप देखोगे जब ये है ना, जब इनको घास वास नहीं मिलती, जब सूखा पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हो जब बारिश वारिश नहीं होती गर्मी के टाइम पर, आप देखोगे ये एक तरीके से क्या करते हैं, ये गोबर वगैरह जो है किसानों को बेचते हैं, उसके बदले आप देखोगे इनको घास वास मिलती है ना, अनाज भी मिलता है इनको। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। कई जगह पर आप देखोगे खेती वेती भी करते हैं, है ना, खेती में हाथ भी बटाते हैं ताकि इनको मजदूरी मिल जाए कुछ। तो ये सारी जो चीजें करते हैं कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हुए हैं, है ना, गांव की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। चलिए आप देखोगे कि ये क्या करते हैं, ये जो लोग हैं वो अपने जानवरों की देखभाल करते हैं और इसके साथ साथ आप देखोगे कई सारे जो दूसरे काम है वो भी करते हैं सर ये। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं पहाड़ी चरवाहों के बारे में बात करूं, है ना, पहाड़ी चरवाहों की बारे में जब मैं बात करूं तो आप देखोगे ये जो चरवाहे होते हैं, यहाँ के चरवाहे जो है एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी में तय नहीं होता। आप समझो, यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली गई है कि यहाँ पर बोला गया है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में जो भी हमारे अलग अलग समुदाय थे, गुर्जर, बकरवाल, है ना, गदीज वगैरह, इनकी हम बात करें तो ये लोग क्या करते थे, ये एक तरीके से मौसम चेंज होता था तब ये अपना, है ना, तब ये आना जाना करते थे, तब ये जो पूरा चक्र चल रहा था इनका वो मौसम के अनुसार था। लेकिन यहां पर इनका तय नहीं होता सर। यहां पर ये जो लोग हैं, गोल्ला समुदाय के लोग हैं, या फिर मैं कुरुमा कुरुबा की बात करूं तो ये जो लोग हैं ना, इनका जो एक जगह से दूसरी जगह जो आना है वो एक तरीके से मौसम पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो ना? हाँ। अब ये लोग क्या करते हैं, तो ये जो लोग हैं वो बरसात या सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लेते हैं। यानी कि जब इनको ऐसा होगा कि मतलब जैसे बरसात होंगी, है ना, सूखा मौसम होगा, तो उसके अनुसार आप, क्योंकि देखो ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये दक्षिण भारत का, तो यहाँ पे सर्दी गर्मी नहीं रहती उतनी। यहाँ का जलवायु कुछ ऐसा है, क्योंकि ये जो इलाका है, ये क्षेत्र है, ये समुद्र के बिल्कुल पास देखने को मिलता है ना, इसलिए आप देखोगे यहां पर जो जलवायु स्थिति है वो एक तरीके से आप देखोगे वो बहुत ज्यादा, है ना, सामान्य रहती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक तरीके से आप देखोगे जब मानसून की हम बात करें, बरसात की बात करें, उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ना जुलाई के जून के टाइम पर मानसून का मौसम आता है, और मानसून के मौसम में आप देखोगे कि यहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, तो ये जो जितने भी पठारी क्षेत्र होते हैं घास से भर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आप देखोगे ये क्या करते हैं सर, ये एक तरीके से अपनी जगह बदलते हैं। आप देखोगे यहां पर बोला गया है, जैसे सूखे मौसम की हम बात करें, ये क्या करेंगे, सूखे मौसम में आप देखोगे तटीय क्षेत्र पे चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, महाराष्ट्र में, है ना, कोकण में आ जाते हैं वो। अच्छा, ऐसी इनकी अगर हम बात करें, है ना, इनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये क्या करते हैं, ये भी तटीय क्षेत्र पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूखे के टाइम पर आप देखोगे, गर्मियों के टाइम पर आप देखोगे जो तटीय क्षेत्र हैं ये भी हरे भरे रहते हैं, और यहां पर आप देखोगे बहुत सारी फसलें भी काटी जाती हैं, तो इनको काम धंधा भी मिल जाता है सर, इनको चारा भी मिल जाता है। और जैसे ही मानसून आते हैं, क्योंकि मानसून के टाइम पर आप देखोगे तटीय क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ही बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है, तो ऐसी इतनी बारिश में इनके जो मवेशी हैं वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप देखोगे कि जैसे ही मानसून आता है वैसे ही कहां चले जाते हैं, वैसे ही अपने वापस अपने ये पठारी क्षेत्रों में चले जाते हैं सर, है ना। क्लियर हुआ? चलिए, क्यों? क्योंकि सर तटीय क्षेत्र आप देखोगे मानसून के टाइम पर बहुत ज्यादा दलदली हो जाता है, तो मानसून के टाइम पर इन तटीय क्षेत्रों में ये लोग नहीं रह सकते। तो अब कहां जाएंगे सर? तो वहां जाएंगे जहां पर अब हरी हरी घास मिलेगी, यानी कि फिर से वो जो हमारे, है ना, घास के पठार है वहां पर ही चले जाएंगे, वहां पर इनको हरी भरी घास देखने को मिलेगी सर। ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप देखोगे मानसून के दिनों में आप देखोगे तटीय इलाकों में क्या होता है, तटीय इलाकों में, है ना, बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं, दलदली हो जाते हैं, तो एक तरीके से वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते हैं। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ही ले जाना उचित होता है। तो आप देखोगे ना कि यहां पे बोला गया है कि सिर्फ कुछ जानवरों को ही, जो एक तरीके से मौसम होता है मानसून का, जहां पर बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र हो जाता है, बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, तो उसमें भैंसे ही सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन अदरवाइज जो भी हमारी भेड़ बकरियां वगैरह जो हैं वो इतनी ज्यादा बारिश को झेल नहीं पाएंगी, इसलिए आप देखोगे ये सूखे वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं मानसून के टाइम पर। ठीक है सर, तो ये हमारा भाग पूरा कंप्लीट हुआ सर। अब हम बात करेंगे भाग 2 के बारे में, कि अब यहां पर हम बात करेंगे उपनिवेशिक शासन के बारे में, यानी कि उपनिवेशिक शासन से किस तरीके से ये जो हमारे घुमत्तू लोग थे इन पर प्रभाव पड़ा। ये जो चरवाहे थे, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, तो मैंने आपको बताया था जब अंग्रेज आया और अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, किसी एक चीज को प्रताड़ित नहीं किया उन्होंने हर एक इंसान को प्रताड़ित किया, चाहे वो, है ना, जंगल में जनजातियां रहती थी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो गांव में रहने वाला व्यक्ति हो। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो मार थी, है ना, जो उपनिवेशिक शासन की जो मार थी वो इन पर भी पड़ी सर। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब अंग्रेज आए, जब उपनिवेशिक शासन आया, उसकी मार जो है इन लोगों पर कैसे पड़ी। आप देखोगे एक तरीके से, आप देखोगे उपनिवेशिक शासन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप देखोगे कि जब अंग्रेजी शासन आया, अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे देखा जाए तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताता जा रहा हूं, साथ के साथ बताता जा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत आखिरी चैप्टर भी है, इतना ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। जितना मैं पढ़ाता रहूं उतना पढ़ते रहना बस बहुत है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर अगर मैं ठीक से कराने बैठूं तो करीबन 3 से 4 घंटे का चैप्टर है, लेकिन इतना लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, क्लियर हुआ? चलिए, जब अंग्रेजी शासन की हम बात करें तो आप देखोगे कि एक तरीके से
जो चरवाहों का जो जीवन था वो एक तरीके से होता है ना, अचानक से बदल जाना है ना, नाटकीय रूप से जो है बदलने लगा। आप देखोगे अंग्रेजों ने क्या किया सर, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इनके जो चारागाह थे उन पर खेती वेती करना शुरू कर दी। तो आप देखोगे उनके जो चारागाह थे वो एक तरीके से सिकुड़ गए। सिकुड़ने का मतलब ये नहीं है कि है ना बिल्कुल सच में सिकुड़ गए, नहीं, सिकुड़ने का मतलब ये है कि वो कम होते चले गए। क्यों सर, कम कैसे हो गए? आसमान में उड़ गए या फिर कौन निकल, आसमान निकल गया या फिर कहां चले गए, धरती के अंदर समा गए? नहीं। आप देखोगे जिन चारागाहों पर, जिन बड़े बड़े घास के मैदानों पर ये अपनी मवेशियों को चरवाया करते थे, अब उन पर कौन कर रहा है? उन पर वो खेती कर रहे हैं सर। क्योंकि अंग्रेजों को क्या करना था सर, अंग्रेजों को एक तरीके से वाणिज्य कृषि करनी थी सर, है ना, अंग्रेजों को एक तरीके से वाणिज्य कृषि करनी थी। उसके तहत आप देखोगे बहुत सारा जो चारागाह था, बहुत बड़े बड़े जो घास के मैदान थे, उन्होंने उसको एक तरीके से आप देखोगे कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया। इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि इनके जो चारागाह जो थे वो एक तरीके से सिकुड़ गए, यानी कि इनकी संख्या कम हो गई, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहां तक कि आप देखोगे क्योंकि अब ये जो लोग हैं इनका वो एक तरीके से संस्कृति का हिस्सा बन चुका है ना, इनके रहने सहने का हिस्सा बन चुका है कि इनकी आवाजाही करनी पड़ेगी। तभी तो इनको बोला जाता है घुमत्तू लोग। घुमत्तू लोग क्यों कहते हैं, घुमत्तू लोग कहते क्यों हैं इनको? क्योंकि एक तरीके से आप देखोगे कि ये एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते और ये घूमते हैं ना, वो बेफालतू में नहीं घूमते, एडवेंचर नहीं करना है इनको। इनके घूमने का कारण ही पूरा भौगोलिक है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा, इनके घूमने का कारण क्या है? भौगोलिक कारण है सर। आप देखोगे कि इनको क्या चाहिए अपने जानवरों के लिए? इनको घास चाहिए। अब इनके पास कोई खुद की खेती होती नहीं है, ना खुद की जमीन होती है सर। तो अब इनके पास मवेशी हैं जो इनको आजीविका प्रदान कर रहे हैं। अब वो खाएंगे क्या? घास खाएंगे। तो इनको क्या चाहिए सर? उनको घास के मैदान चाहिए। तो एक देखोगे आप, एक तरीके से पूरा अगर इनका मूवमेंट देखोगे तो एक तरीके से वो पूरा आपको भौगोलिक दिखेगा, है ना। और एक तरीके से कहीं ना कहीं जो भौगोलिक चीजें हैं उसकी वजह से इनकी आजीविका जो है वो एक तरीके से क्या होती है, वो अफेक्ट होती है, उस पर जो है असर पड़ता है कहीं ना कहीं। इसलिए ये घुमत्तू लोग होते हैं। अब हुआ क्या, जब अंग्रेजी शासन आया तो इनकी आवाजाही जो थी उस पर प्रतिबंध लग गए। अंग्रेजों ने बोला कि इस क्षेत्र में तो मैं अपने मवेशियों को लेकर नहीं जाना, अगर पकड़े गए तो बहुत मारेंगे, बहुत। अगर अगर इस क्षेत्र से बाहर गए, है ना, यहां पर तुम अपने जानवरों को लेकर आए तो बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे, सुझा देंगे। तो तरीके से बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं वो इन पर लग गए। फिर आप देखोगे इसके अलावा इनसे कर वर वसूला जाने लगा। यहां पे लिख लो, कर लिख लो, कर, टैक्स वसूला जाने लगा सर। कर वगैरह, लगान वगैरह जो है लिया जाने लगा, है ना। लगान बोल लो, कर बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। उनसे वसूले जाने वाला लगान बढ़ गया। एक तरीके से जो उनसे टैक्स वैक्स लिया जाता था, कोई बात नहीं, लिखा तो है यहाँ पे, कोई बात नहीं, है ना। एक तरीके से इनसे जो टैक्स वगैरह लगा करता था, लगान लिया करता था, वो बढ़ा दिया गया। चलिए ठीक है। और हुआ क्या, इस चीज से आप देखोगे ये जो परिवर्तन हो रहे थे उसके 4 प्रमुख उपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से हुआ। यानी कि आप देखोगे अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज एकदम से कुछ नहीं करते थे, वो धीरे धीरे नीतियां बनाया करते थे। पूरा एक सिस्टम था उनका, पूरा एक प्रणाली थी। तो आप देखोगे जो इन पर नकेल कसी गई, जो इनको परेशान किया गया, वो एकदम से नहीं किया गया। आप देखोगे अलग अलग चीजों के द्वारा जो है आप देखोगे धीरे धीरे आप देखोगे इन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किए। और इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे प्रतिभूमि नियम। आप देखोगे जो भी बेकार भूमि होगी, जो खाली पड़ी होगी, जो बंजर भूमि होगी, या फिर आप बोल सकते हो जो वेस्टलैंड होगा, जहां पर कोई खेती वेती नहीं की जा रही है ना, जहां पर घास के मैदान है, उन पर जो है अंग्रेज खेती करने की कोशिश करेंगे। तो पहली तो यही इन्होंने नियम पारित कर दिया कि भारत में जितनी प्रतिभूमि है उसको हम खेती के लायक बनाने की कोशिश करेंगे। अब भैया एक बात बताओ, तुम खेती के लायक तो बना दोगे, लेकिन बेचारे जो घुमत्तू लोग हैं इनका क्या होगा? ये अपने मवेशियों को कहां चराएंगे? इनके पास कोई खेती वेती है नहीं, घर वर है नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो अब इनकी आजीविका चलेगी कैसे सर? फिर आप देखोगे अलग अलग जो वन अधिनियम जो थे वो लागू कर दिए। आप देखोगे आरक्षित वन, संरक्षित वन, अलग अलग तरह के जो वन थे उनको अलग अलग तरीके से आप देखोगे वर्गीकृत किया। और आप देखोगे कुछ वन ऐसे थे जहां पर ये लोग जाया करते थे, क्योंकि समझो ये जो घास के मैदान है ये भी वनों का हिस्सा होते हैं। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है कि यहां पर तुम ना अपने मवेशियों को चरा नहीं सकते, पहले चराते थे। तो समझो कि इनकी जो जिंदगी है वो कितना खतरे में पड़ चुकी है। किसकी वजह से सर? ये उपनिवेशिक शासन की वजह से, इन अंग्रेजों की वजह से सर। आप देखोगे कि जो अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया, यानी कि आप देखोगे कि जो लोग हैं हमारे, ये जो जनजातियों के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे समुदाय ऐसे थे, उनकी पूरी एक लिस्ट बना ली कि ये जो लोग हैं इनसे थोड़ा दूर रहा करो, उन पर निगरानी रखा करो। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत ज्यादा अपराधी हो गए हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं। आप अपराध क्यों ना करें बेचारे वो, है ना। आप देखोगे इनको अपराध की नजरों से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये बाकी की दुनिया से अलग थलग थे। तो इनको जो लोग हैं वो समझते थे कि भाई ये गंदे लोग हैं, ये मर्डर वगैरह कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था। फिर आप देखोगे बहुत सारे टैक्स लेने लगे। चराई जो की जाती थी, यानी कि जो अपने मवेशियों को चराने ले जाते थे, उस पर इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए, जिसको ग्रेजिंग टैक्स बोला गया, है ना। यानी कि तुम अपने मवेशियों को चरवा रहे हो वहां पर, उसका भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें जो थी वो यहां पर चलने लगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिभूमि के बारे में। प्रतिभूमि नियम क्या था? तो आप देखोगे जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि हम खेती ज्यादा से ज्यादा करें सर, खेती बहुत ज्यादा करनी थी, है ना, और खेती के लिए जमीन उतनी थी नहीं। अब ये क्या करेंगे, अब जितना खेत था उसकी इनके पास, जितनी इनके पास भूमि थी खेती के लायक, उस पर इन्होंने खेती कर ली, लेकिन अब इन्हें और भूमि चाहिए। तो होगा क्या कि जो चारागाह जो थे, यानी कि बड़े बड़े जो घास के मैदान थे, उनकी जमीन को एक तरीके से खेती की जमीन में तब्दील किया गया, है ना। और आप देखोगे क्यों किया गया? ताकि ज्यादा लगान आ सके,
और कपास और जूट, जब कपास की हम बात करें, जूट की हम बात करें, चाय की हम बात करें, इनकी खेती और अच्छे से हो जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे ये सारी जो हमारी फसलें थी इनकी बहुत डिमांड थी सर। क्लियर हुआ ना? तो इनका उत्पादन बढ़ाया जाए, और जितना उत्पादन बढ़ेगा अंग्रेजों को उतना ही ज्यादा लगान मिलेगा, टैक्स मिलेगा, है ना? आप देखोगे उनकी नजर किस पे थी? उनकी नजर जो है एक तरीके से बिना खेती वाली जो जमीन है। देखो परती भूमि का मतलब क्या होता है? परती भूमि का मतलब ही क्या होता है अपने आप में? परती भूमि वो भूमि होती है, ध्यान से समझो, परती भूमि का मतलब क्या होता है? परती भूमि वो भूमि है जिस पर हम खेती नहीं कर रहे, जिस जो हमने खाली छोड़ दिया, वेस्ट लैंड है जो, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम एक तरीके से परती भूमि बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े ग्रास लैंड भी आ जाते हैं हमारे, जिस पे ये लोग अपने मवेशियों को चरवाते थे। तो अब इनकी नजर किस पे है सर? अंग्रेजों की नजर जो है वो किस पर है सर? परती भूमि पर है सर। आप देखोगे जो बेकार भूमि थी उसको एक तरीके से आप देखोगे उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, ताकि उस जमीन से भी अंग्रेजों को राजस्व आ सके, टैक्स आ सके, पैसा आ सके, इसलिए आप देखोगे उन्होंने इन बहुत सारे, है ना, चारागाहों को खेती के लायक बनाने की कोशिश की। जिससे नुकसान किसको हुआ सर? जिससे नुकसान हुआ अलग अलग समुदाय को, अलग अलग घुमत्तू लोगों को। आप देखोगे इस नियम के तहत जो विशाल चारागाह जो थे उन पर कब्जा कर लिया गया, यहां पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, है ना? और आप देखोगे यहां पर इसको खेती के लायक बनाने के बाद किसानों ने इस पूरे बड़े बड़े जो ये मैदान जो थे, चारागाह मैदान जो थे, इसको खेती के लायक बनाने के बाद क्या किया गया? अलग अलग जो व्यापारी थे, है ना, जो अलग अलग बगान मालिक जो थे, अलग अलग किसान जो थे, गांव के किसान जो थे, उनको सौंप दिया गया कि एक काम करो, ये पूरी जमीन खाली हो गई है, उसको सस्ते में गांव वालों को दे दिया या फिर किसी बगान मालिक को दे दिया, अब वो वहां पर खेती कर रहा है सर। अब इससे क्या हुआ सर? इससे हुआ एक बेचारे की जो घुमत्तू लोग थे उनको बहुत दिक्कत हुई सर, है ना? और आप देखोगे कहीं ना कहीं जो हमारे चारवाह जो थे उनके लिए जो उपलब्ध भूमि जो थी वो बिल्कुल कम हो गई, सिकुड़ गई, या फिर कम हो गई, आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं। फिर क्या हुआ? अंग्रेज यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने एक तरीके से आप देखोगे वन अधिनियम लागू कर दिए। वन अधिनियम मतलब, अधिनियम का मतलब होता है कानून पारित करना, यानी कि वनों से संबंधित कानून पारित कर दिए। अब होता क्या था? अंग्रेजों को उस टाइम पर जो जहाज बना करते थे वो लकड़ी के जहाज बनते थे। उस टाइम पर आप देखोगे रेलवे का निर्माण किया जा रहा था। अब रेलवे के निर्माण में आप देखोगे जब ये पटरियां बिछाई जाती थी, ट्रैक बनाया जाता था, तो उस ट्रैक को बांधने के लिए आप देखोगे ये जो ट्रैक जो होता है ना ट्रेन का, उस ट्रैक को बांधने के लिए आप देखोगे अलग अलग स्लीपर्स की जरूरत पड़ती थी, स्लीपर्स की। अब ये जो स्लीपर्स होते हैं, आज खैर इन स्लीपर्स को आप देखोगे कि सीमेंट वगैरह से बना दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पर आप देखोगे ये जो पूरे स्लीपर्स थे इनको एक तरीके से लकड़ी से बनाया जाता था, ताकि दोनों जो प्लेटफॉर्म है, दोनों जो पटरियां हैं, सॉरी, दोनों जो पटरियां हैं वो एक दूसरे से, है ना, बनी रहे, एक तरीके से अलग अलग ना हो। तो उसके लिए आप देखोगे स्लीपर्स बनाए जाते थे, और इन स्लीपर्स के लिए आप देखोगे लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। जहाज बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब अंग्रेजों को जरूरत किसकी थी सर? अंग्रेजों को लकड़ियों की जरूरत थी। अब ये लकड़ियां कहां से आएंगी? कहां से आएंगी? गैस करो कहां से आएंगी? तो भैया हम ही तो देंगे लकड़ियां, क्योंकि हम तो गुलाम थे। तो समझो यहां पे देवदार की हम बात करें, साल की हम बात करें, ये बहुत, है ना, अब ये सारी जो चीजें बन रही हैं वो इन्हीं पेड़ों से बन रही है। देवदार की हम बात करें, साल की हम बात करें, जहाज, रेल के लिए स्लीपर्स वगैरह ये सब बन रहे हैं सर। अब ऐसे जंगलों को जहां पर देवदार थे, साल के वृक्ष थे, उनको आरक्षित घोषित कर दिया। आरक्षित का मतलब क्या था भाई? कि अब यहां पर एंट्री लेने से भी बैन है, कि एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर एंट्री नहीं हो सकती, है ना, एंट्री यहां पर नहीं होगी। अब आप देखोगे यहां पर चारावाह जो थे इनको प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था सर। अब यहां पर यानी कि जिन जंगलों को आरक्षित घोषित किया अंग्रेजों ने, जहां पर देवदार के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, उन पूरे जंगलों को आप देखोगे कि एक तरीके से क्या कर दिया सर? आरक्षित घोषित कर दिया। यानी कि यहां पर पूरी तरह से आप देखोगे अंग्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई घुमत्तू समुदाय वहां पर नहीं जा सकता। उन पर प्रॉपर तरीके से आप देखोगे प्रतिबंधी लगा दी गई। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे अलग अलग जो जंगल थे, फिर आप देखोगे कुछ वनों को जो है संरक्षित घोषित कर दिया गया, है ना, संरक्षित के रूप में जो अब देखो जैसे आप देखोगे कि कुछ वन को हम आरक्षित बोलते हैं, कुछ को हम संरक्षित बोलते हैं। संरक्षित की हम बात करें तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे यहां पर भी सरकार सुरक्षा देती है, लेकिन अगर आप आरक्षित की बात करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे तो यहां पर थोड़ा कम होता है सर। आप देखोगे यहां पर आवाजाही जो है वो अलाउड है, यहां पर बिल्कुल ही निषेध है, यहां पर तो जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं संरक्षित वनों की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है सर? तो यहां पर एक तरीके से आप परमिट लेके आप पास बनवाकर जो है अंदर जा सकते हो सर। यानी कि इन जंगलों में एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए परमिट बनेगा। और एक तरीके से आप देखोगे उस परमिट की भी जो अवधि होती थी वो सीमित होती थी। तो जो बेचारे हमारे चारागाह समुदाय जो थे उनको परमिट लेना पड़ता था अंदर जाने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, आप देखोगे अब जो हमारे जो उपनिवेशिक अधिकारी जो है इनका मानना क्या था सर? इनका मानना यह था कि चराई से जो है एक तरीके से छोटे छोटे पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं, एक तरीके से भूमि का निम्नीकरण। ये तो भाई बहाने देंगे ना भाई, इनको तो क्या, आप देखो सोच के देखो ना, ये जो जंगल थे, आरक्षित जंगल जो थे, इसमें अंग्रेज कटाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंग्रेज कटाई कर सकते हैं उसमें,
लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो उसमें जा भी नहीं सकते, उनको एक तरीके से एंट्री भी नहीं मिलेगी अंदर। तो समझो थोड़ा सा, जो निवेशक अधिकारी जो थे इनका मानना क्या था कि चराई से जो छोटे मोटे पेड़ पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे होता क्या, जिससे पेड़ों की बढ़ोतरी रुक जाती है। और एक तरीके से ये भी मानते थे कि एक तरीके से आप देखोगे भूमि का निम्नीकरण भी होता है। इसलिए आप देखोगे कि इन्होंने इतनी ज्यादा प्रतिबंध लगाए थे। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे इन्होंने एक और कानून को जारी किया ताकि इनकी जो एक तरीके से आप देखोगे इनकी जो एक्टिविटीज है, इनकी जो गतिविधियां हैं, उन पर थोड़ा बहुत जो है रोक लगा सके, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। आप देखोगे इन्होंने एक तरीके से अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। यानी कि आप देखोगे कि जो घुमत्तू लोग हैं इनको एक तरीके से कैसे देखा गया सर, तो इनको एक तरीके से अपराधी की नजरों से देखा गया। कोई केस आ गया होगा चोरी का, चकारी का भाई, तो इनको एक तरीके से इनके बारे में एक धारणा बन गई कि ये जो लोग होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे जितना दूर हो सके उतना रहिएगा। तो आप देखोगे अंग्रेजी अधिकारी जो थे इन्होंने घुमत्तू लोगों को कैसा क्या किया सर, एक तरीके से एक, क्योंकि देखो ये जो लोग थे ना घुमत्तू लोग, क्योंकि ये दुनिया से अलग थलग थे सर, तो अंग्रेज अधिकारी भी इनको एक तरीके से क्रिमिनल जैसा मानते थे। अब होता है ना, तुमने देखा होगा कोई तुम्हारा दोस्त होगा, हर ग्रुप में एक दोस्त होता है, वो देखने में बहुत वैसा लगता है कि भाई इतना डेंजरस है, शक्ल बहुत वैसी वाली है, थोड़ी सी शैतान है ना, थोड़ा सा गुंडा टाइप का दोस्त लगता है तुम्हारा, लेकिन एक्चुअली वो अच्छा इंसान होता है। तो ये भी इनके साथ भी वही सीन था कि देखने में थोड़ा सा पुराने किस्म के लगते थे, आदिम टाइप के लगते थे, लेकिन ये बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे भाई, है ना। तो आप देखोगे अंग्रेज जो लोग थे वो उनको शक की नजर से देखते थे, है ना। और आप देखोगे कि वे एक ऐसी ऐसी बसी हुई आसानी से पहचानी और नियंत्रित की जाने वाली आबादी चाहते थे सर। और आप समझो कि अंग्रेज जो थे इनको अच्छा नहीं लगता था ये, क्योंकि घुमत्तू जो लोग हैं इनसे टैक्स लेना बहुत मुश्किल है। आप समझो कि इनसे आप टैक्स कैसे ले सकते हो, ये खेती करते नहीं है सर, खेती इतनी नहीं करते, कहां करते हैं खेती, स्थायी रूप से खेती नहीं करते लोग, है ना। और अंग्रेजों को फिर पैसा कहां से मिलेगा, तो अंग्रेजों को इनसे नफरत थी, क्योंकि ये पैसा कहां देते थे भाई, क्योंकि घुमत्तू लोग थे इधर हैं, कभी फिर कहीं और चले जाएंगे, है ना, कहीं और चले जाएंगे, तो इनकी जो लोकेशन थी वो चेंज होती रहती थी, तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं इनका जो मूवमेंट था एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे थे, उसको एक तरीके से क्या करना चाहते थे, उसको एक तरीके से आप देखोगे उसको एक तरीके से उस पर लिमिट लगाना चाहते थे, उस पर अंकुश लगाना चाहते थे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि इनको हमेशा बसी हुई बस्ती जो आसानी से पहचानी जा सके और जिन पर नियंत्रण किया जा सके, वैसी इनको पसंद थी। लेकिन ये घुमत्तू जो लोग थे वो ऐसे लोग नहीं थे भाई, इनको तो भाई इनका तो वो पूरा कल्चर का हिस्सा था भाई, इधर से उधर जाना, ठीक है सर। अच्छा, इस कानून की हम बात करें, इसमें आप देखोगे व्यापारियों की, कारीगरों और चरवाहों के कई समुदाय को क्या बोला गया, एक तरीके से जनजात अपराधी माना गया कि भाई ये क्या होते हैं इनके, मतलब ये एक तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें बहुत सारे व्यापारियों की हम बात करें, बहुत सारे जो कारीगर जो थे, इनके जो कुछ कुछ समुदाय जो थे उनको एक तरीके से अपराधी घोषित कर दिया गया। आप देखोगे उन्हें एक तरीके से अधिसूचित गांव में, यानी कि एक अधिसूचित गांव का मतलब क्या होता है, बहुत ही बाहर के जो गांव होते हैं जहां पर कोई नहीं बसा होता, वहां जाने का जो है इन्हें क्या दिया गया, हुक्म दिया गया, मजबूर किया गया। मतलब अधिसूचित गांव वो गांव होते हैं जहां पर कोई रहता नहीं है, खाली पड़े होते हैं, जो ऐसे गांव में जो एक तरीके से इनको जाने पर मजबूर किया गया, है ना। बिना परमिट के आप देखोगे इनकी आवाजाही पर बैन लगा दिया, यानी कि अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, तो इनको परमिट लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें वो करी गई, है ना। फिर आप देखोगे इन पर क्या लगा दिया गया सर, इन पर चराई कर, यानी कि चरने जो इनके मवेशी चरेंगे बड़े बड़े चारागाहों में जो बचे हुए हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया। भैया अंग्रेजों को पैसा कमाना था, पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए आप देखोगे क्यों खेती करते नहीं है लोग, खेती पे पैसा लगाते, खेती नहीं करते तो क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, चराई का काम करते हैं ना ये, हाँ, तो चराई पे टैक्स लगा दो, क्योंकि अंग्रेजों को तो क्या लगाना, अंग्रेजों को तो पैसा कमाना था। अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप देखोगे अंग्रेजों ने क्या किया भाई, हर वो संभव चीज की जिससे पैसा बन सकता था, है ना, हर वो संभव चीज की, है ना, जिस पर कर लगाया जा सकता था। अब ये खेती नहीं करते तो क्या करते हैं भाई, अपने मवेशियों को चरवाते हैं ना सर, तो एक काम करो, जहां चरवाते हैं वहां पर टैक्स लगा दो सर, तो प्रत्येक जानवर पर जो है आपको कर देना पड़ेगा, है ना। कर की वसूली की व्यवस्था जो है समय के साथ साथ और भी सख्त होती गई, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। 1880 के दशक की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ सर, 1880 के दशक में आप देखोगे सरकार ने क्या किया, सीधे जो चरवाहे जो थे उन पर कर वसूलना शुरू किया। मतलब अब सीधे जो है सरकार कर वसूलेंगे, सीधे सीधे। अब सरकार का एक अधिकारी जो होगा उस खुद आएगा और खुद जो है कर वसूलेगा सर। अगर मैं प्रत्येक चरवाहे की बात करूं, प्रत्येक चरवाहे को एक पास दिया जाता था, पास मतलब परमिट दिया जाता था, परमिट जारी किया जाता था। किसी भी चारागाह में प्रवेश करने के लिए उसे वो पास दिखाना होगा, उसके बाद ही उसको एंट्री मिलेगी, है ना। और पास दिखाने के बाद उसको भुगतान भी करना होगा कि भैया इतनी से इतनी देरी तक ये अपने मवेशी को 1 घंटे 2 घंटे चराएगा, इसके बदले इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब जो यहां पर हो रहा था बढ़िया तरीके से हो रहा था। क्लियर हुआ ना? चलिए, अच्छा अब थोड़ा सा हम बात कर लेते किसके बारे में, थोड़ा सा काट देने वाला टॉपिक। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका के बारे में सर। किसके बारे में सर? अब मैं अफ्रीका के बारे में बात कर रहा हूं सर। अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका एक तरीके से आपको क्या है, अफ्रीका कोई देश नहीं है, पहली बात समझो। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ना। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे अफ्रीका जो है
यहां पर भी सेम भारत जैसा आप देखोगे, भारत की तरह ही आप देखोगे अंग्रेजी शासन हुआ, और पूरे अफ्रीका, अगर मैं पूरे अफ्रीका की बात करूं, पूरे अफ्रीका के हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें, ये पूरा जो हमारा बहुत बड़ा जो महाद्वीप है इसके बारे में हम बात करें, तो यहां पर अलग अलग यूरोपीय शक्तियां जो थी वो आई थी, जिसमें जर्मन भी आए थे, है ना, पोर्तुगीज भी आए थे, है ना, डच भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे। तो बहुत सारे जो यूरोप में देश हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को गुलाम बनाया, तो उसमें अफ्रीका भी एक था। और अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका में भी सेम भारत की तरह आपको बहुत सारे घुमत्तू जो समुदाय के लोग हैं वो दिख जाते हैं। क्योंकि देखो, हम अफ्रीका के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका की हम बात करें और भारत की बात करें, इसमें बहुत सारी आपको समानताएं दिखाई देती हैं। इसलिए जो हम क्या कर रहे हैं सर, इसलिए आप देखोगे हम अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं अफ्रीका के बारे में बात करूं तो आप देखोगे कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो, एक तरीके से आप बोल सकते हो आधी से ज्यादा जो चरवाहा जो आबादी है वो कहां रहती है सर, अफ्रीका में रहती है। और आज की भी मैं बात करूं, मतलब अभी हम आधुनिक समय की भी बात करूं, तो आज भी आप देखोगे अफ्रीका में लगभग आप देखोगे 2.25 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, उनकी जो रोजी रोटी जो है वो किससे चल रही है सर, वो एक तरीके से चरवाही गतिविधियों से चल रही है। मतलब आज भी वहां पर, आप खैर भारत में तो इतना नहीं है, भारत में तो बहुत कम हो गया है सर, लेकिन अगर आप आज भी जाओगे तो सबसे ज्यादा गरीबी भी आपको अफ्रीका में दिखती है, और सबसे ज्यादा आपको जो चरवाही समूह है वो सबसे ज्यादा आपको कहां दिखते हैं सर, वो सबसे ज्यादा अभी आपको अफ्रीका में दिखेंगे सर, सबसे ज्यादा करीबन करीबन आप देखोगे 2-2.25 करोड़ जो लोग हैं वो एक तरीके से अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए आप देखोगे कहां पर निर्भर है सर, किस चीज पर निर्भर है, तो चरवाही गतिविधियों पर निर्भर है सर। आप देखोगे इसमें अलग अलग समुदाय आते हैं, जैसे कि हम बात करें बेदुइन्स की, है ना, बर्बेर्स की हम बात करें, मसाई की हम बात करें, हम किसके बारे में बात करेंगे, मसाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत फेमस भी है ना। सोमाली की हम बात करें, बोरान, तुर्काना, ये सब जो है क्या है सर, ये सब जो है आप देखोगे पूरे अफ्रीका के या फिर पूरी दुनिया के जाने माने कुछ हमारे घुमत्तू समुदाय है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इनमें से आप देखोगे ज्यादातर जो है आप देखोगे कहां पर रहते हैं सर, ज्यादातर वहां पर रहते हैं जहां पर एक तरीके से अर्ध शुष्क घास, आप समझो, यहां पे समझो थोड़ा सा, ये अर्ध शुष्क की हम बात करें तो आप देखोगे ये क्या है सर, अब समझो पूरा हमारा जो आपको अफ्रीका है कुछ ऐसा दिखता है सर, है ना, कुछ ऐसा दिखता है ना। थोड़ा सा मैं अगर मैप की बात करूं तो मैप लेके आया हूँ शायद, कोई बात नहीं, मैप का हिस्सा तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं। ये पूरा अफ्रीका है सर। अफ्रीका में आप देखोगे, अफ्रीका जो है हमारा भूमध्य रेखा में भी आता है सर, अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो हमारा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है। आप देखोगे अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्से की हम बात करें, ये वाले हिस्से की हम बात करें, ये वाले हिस्से की हम बात करें, तो इसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां पर बारिश वारिश कम होती है, जो एक तरीके से आप देखोगे ये एक तरीके से सेमी एरिड एरिया है। बहुत सारे इलाका ऐसा है जहां पर जो प्रॉपर तरीके से सूखा है, वहां पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक तरीके से रेगिस्तान है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सहारा रेगिस्तान, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो आपको इसमें आप जो भी क्षेत्र देखने को मिलता है वहां पर आपको सूखा देखने को मिलेगा, बारिश कम होती है, इसलिए यहां पर एक तरीके से सूखी घास आपको देखने को मिलती है, सूखी घास के बड़े बड़े जो मैदान है ना, सूखे सूखे जो रेगिस्तान है वो देखने को मिलते हैं। यहां पर एक तरीके से आप देखोगे जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्षा बहुत कम होती है सर, है ना, वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। और याद रखना हमेशा, ये जानो कि आपकी जो आजीविका है, आपका जो जीवन है, जिस तरीके से आप जी रहे हो, उसमें भूगोल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब सोच के देखो, यहां पर बारिश बढ़िया हो रही होती, अच्छी उपजाऊ जमीन होती, तो क्या होता है, यहां पे लोग ये घुमत्तू एक तरीके से घुमत्तू चरवाई करते हैं, यहां पर चरवाई होते हैं, यहां पर नहीं होते सर। मैंने बताओ, सोच के देखो कि तुम्हारी जो गतिविधियां हैं वो किस चीज पर निर्भर करती हैं सर, भूगोल पर निर्भर करती हैं, ज्योग्राफी पर निर्भर करती हैं। आपका हर एक चीज जो है ना, आपका कल्चर से लेके हर एक चीज, कल्चर में तो खैर सारी ही चीजें आ जाती हैं, आपका कल्चर निर्धारित ही कौन करता है सर, आपकी जो संस्कृति है वो कौन निर्धारित करता है, तो वो आपका भूगोल निर्धारित करता है। अब समझो यहां पर एक तरीके से बेचारे कहां खेती करेंगे, पानी वानी है नहीं, है ना, सूखा इलाका है सर, तो इनको मजबूरी में आकर जो है एक तरीके से आप देखोगे अपनी आजीविका के लिए, जीने के लिए आप देखोगे कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए होगी। तो इन्होंने क्या चुना सर, उन्होंने चरवाही को ही चुना, इन्होंने एक तरीके से चरवाही गतिविधियों को ही चुना, है ना। आप देखोगे यहाँ के चरवाहे जो है कौन कौन से जानवर पालते हैं, तो गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, है ना। ऊंट की हम बात करें तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे समुदाय जो है एक तरीके से ऊंट वूट भी पालते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, तो दूध से, है ना, मांस वगैरह से, पशुओं की जो खाल है वो भी बेचते हैं भाई, है ना, ऊन के बने हुए कपड़े वगैरह भी ये बेचते हैं सर। ठीक है सर। आप देखोगे कुछ चरवाहे जो है व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। आप देखोगे अभी बहुत बदलाव हो गया सर, आप देखोगे कि मसाई की हम बात करें, मसाई एक बहुत बड़ा समुदाय है, उधर की हम बात करें अफ्रीका में, है ना, ये जो पूरा हमारा हम बात करेंगे अभी इसके बारे में, पूरे जो क्षेत्र है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आप देखोगे कि इसमें अब यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, लोग आते हैं घूमने, क्योंकि उधर पूरा जंगल वाला क्षेत्र है, पूरा जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहां पे कई हजारों लाखों जो वहां पे एक तरीके से टूरिस्ट हैं वो घूमने आते हैं, तो एक तरीके से वहां पर टूरिज्म भी चलता है, तो वहां से एक इनकम जो आती है, इनकम का जो स्रोत है, बहुत सारे जो मसाई समुदाय के जो लोग हैं वो टूरिज्म व्यापार में आ गए हैं सर। एक तरीके से आप देखोगे कि वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, लोग घूमने आते हैं, उनका होटल वोटल बुक करना, है ना, घुमाना उनको, वो सारी चीजें ये लोग करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे कि कुछ चरवाई के साथ साथ जो है खेती भी करते हैं सर,
खेती भी कर रहे हैं सर, ठीक है सर। कुछ लोग जो है चरवाई से होने वाली जो मामूली आय से गुजर नहीं हो तो वो उस पर आप देखोगे, है ना, छोटा मोटा कोई धंधा भी कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई व्यापार भी कर रहे हैं सर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो भैया जब आप देखोगे कि छोटी मोटी आय से जब गुजर नहीं होती तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटा मोटा कोई धंधा वगैरह बिजनेस वगैरह भी कर लेते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर से हम वही स्थिति देखते हैं यहां पर कि अभी तो हमने अभी आधुनिक अभी अभी आज की हमने बात की है, वर्तमान की हमने बात की है पूरे अफ्रीका की, लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक इतिहास, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेज जो थे वो हमारे भारत देश में आए थे, वैसे आप देखोगे अफ्रीका का पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर अंग्रेजों के कंट्रोल में था सर, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। जब मैं अंग्रेजों के कंट्रोल की बात करता हूं तो इसमें सब आ जाते हैं, इसमें ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं, फ्रांसीसी भी आ जाते हैं, जर्मन्स भी आ जाते हैं, है ना, रशियंस, तो सब आ जाते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, इन्होंने खूब जो है पूरे अफ्रीका को लूटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अफ्रीका में भर भर के आपको खनिज संसाधन मिलते हैं, तो अफ्रीका को भी बहुत अच्छे खासे तरीके से जो है लूटा गया है सर। अफ्रीका दुनिया की जो है आधी से अधिक चरवाई आबादी का घर है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उपनिवेशिक काल से पहले आप देखोगे यहां पर आप देखोगे मसाई भूमि उत्तरी केन्या, अच्छा अब यहां पर समझो कि मसाई लैंड बोलते हैं, मसाई एक तरीके से समुदाय का नाम है, और जहां ये रहते हैं जो इनका घर है उसको मसाई लैंड बोलते हैं, ठीक है सर। इसकी हम बात करें, मसाई भूमि की हम बात करें तो आप देखोगे ये कहां से कहां तक है, तो आप देखोगे ये उत्तरी केन्या से आप देखोगे लेकर उत्तरी तंजानिया तक जो है, उत्तरी तंजानिया तक जो है फैला हुआ है। एक तरीके से बड़े बड़े घास के मैदान है सर। आप देखोगे अगर आप अफ्रीका का पूरा मैप उठाओगे तो आप देखोगे ये पूरा जो क्षेत्र है सर, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये पूरा क्षेत्र हमारा कौन सा है सर, ये पूरा जो क्षेत्र हमारा आप देखोगे हमारा उत्तरी केन्या और तंजानिया वाला हिस्सा है सर ये। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो ये था पहले सीन ये था। क्लियर हुआ ना? आप देखोगे कि जब यहां पर अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले क्या था, इससे पहले आप देखोगे ये उत्तरी केन्या वाला जो हिस्सा है आज का, और जो हमारा उत्तरी तंजानिया वाला जो हिस्सा है उसमें आप देखोगे कि यहां पर बड़े बड़े घास के मैदान थे, जहां पर हमारा जो मसाई समुदाय है ये यहां पर एक तरीके से अपनी जो घुमत्तू या फिर आप बोल सकते हो चरवाई गतिविधियां हैं वो किया करते थे सर। 1885 में क्या हुआ, 1885 में आप देखोगे कि यहां पर पूरे अफ्रीका में एक तरीके से आप देखोगे उपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, और आप देखोगे जो पूरा भाग था हमारा तंजानिया वाला और हमारा केन्या वाला जो भाग था, यहां पर कौन आ गए सर, यहां पर ब्रिटिशर्स आ गए और जर्मन्स आ गए। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में बहुत टाइम तक क्या हुआ था, संघर्ष होता रहा कि कौन जो है किस पर कब्जा करेगा। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने पूरा जो हमारा केन्या वाला हिस्सा था, पूरा जो तंजानिया वाला जो हिस्सा था, इसको दो भागों में बांट लिया सर, है ना। पूरा ये जो हिस्सा है केन्या तंजानिया वाला आप देखोगे इसको दो भागों में बांट लिया गया। आप देखोगे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने केन्या ले लिया सर, ये वाला जो हिस्सा है आप देखोगे, है ना। और आप देखोगे कि जो हमारा ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि हमारे जो जर्मन्स थे, जर्मन्स ने ये जो तंजानिया वाला जो हिस्सा है, तंजानिया वाला जो हिस्सा ये ले लिया सर। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में लड़ाई हुई, तो इन्होंने पूरा तंजानिया और ये पूरा जो इलाका था, तंजानिया वाला इलाका है और पूरा केन्या वाला जो इलाका है, एक तरीके से ये आपस में बांट लिया सर, ये आपस में पूरी तरह से बांट लिया सर। क्लियर हुआ? उनके बीच में एक तरीके से आप देखोगे एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, एक लकीर खींची गई, जो ये रही देखो, एक लकीर खींची गई, है ना। इधर ये हमारा किसका है सर, ये एक तरीके से आप देखोगे ये ब्रिटिशर्स का है और ये जर्मन्स का है, इन्होंने अपने आपस में बांट लिया सर, है ना। इसको दो भागों में बांट लिया। अब देखो अब हुआ क्या, अब इतना बड़ा जो है एक राजनीतिक बदलाव हुआ है सर कि दो बड़ी बड़ी जो जमीनें थी केन्या की और तंजानिया की, ये बढ़ गई, दो भागों में बढ़ गई। अब इसका असर किस पर पड़ा होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर बड़े बड़े घास के मैदान थे सर, अब यहां पर ये खेती करेंगे सर, अब असर किस पर पड़ेगा सर, तो सेम जो भारत में वो यहां पर होगा। यहां पर जो मसाई समुदाय था, इस चीज का असर जो है सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगा, मसाई समुदाय पर। अब इनकी जो गतिविधि है उन पर अंकुश लग जाएगा सर। आप देखोगे अब हुआ क्या, सबसे अच्छे जो चारागाह जो थे, जो अच्छे अच्छे चारागाह थे, जो आप समझो यहाँ पे ये पूरे देखो, ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चारागाह थे सर, है ना। यहाँ पर कौन आ चुके हैं सर, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे चारागाह हैं, यहाँ पर खेती भी हो सकती है, तो यहाँ पर अब श्वेत बस्तियां बस गई थी, यानी कि गोरे जो लोग थे उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर लिए। अब इससे दिक्कत किसको हुई सर, तो यहाँ पर दिक्कत हुई किसको सर, जो हमारा ये मसाई समुदाय के जो लोग थे इन्हें दिक्कत हुई। आप देखोगे गोरे लोगों ने इधर बस्ती बसानी शुरू कर दी सर, और जो मसाई जो लोग थे आप देखोगे उनको एक तरीके से छोटे से इलाके में सिकुड़ा दिया गया, फिर आप देखोगे छोटे से इलाके में ये सिकुड़ कर रह गए, या फिर छोटे से इलाके में जो है एक तरीके से इनको फेंक दिया गया सर। आप देखोगे इनको किस इलाके में फेंक दिया गया, जो सूखा वाला ज्यादा सूखा था, यहां पर जहां पर ज्यादा सूखा रहता था उन इलाकों में जो है इनको धकेल दिया गया। आप सोच के देखो इनकी आजीविका पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। अब तक तो ये पूरा, जब ये बंटवारा नहीं हुआ था तो ये यहां से लेके प्रॉपर यहां तक जाते आते थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी सर, है ना, बढ़िया तरीके से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब क्या है सर, अब हुआ ये कि अंग्रेज बड़े चालाक थे, जो हरे भरे खेत जो थे, जहां पर हरे भरे मैदान थे, वहां पर इन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली, बाकी जो सूखा वाला क्षेत्र था उन पर
इनको डाल दिया, फेंक दिया कि भैया हमें नहीं पता, जो करना है करो। अब हुआ क्या भाई, उन्होंने अपनी लगभग 60% भूमि खो दी। सोच के देखो 60% भूमि जो थी, अब सोच के देखो पहले इतनी भूमि थी सर इनकी, है ना, पहले इनकी जो है इतनी भूमि थी सर, ये देखो, ये ध्यान से देखो फटाफट से, इतनी पहले भूमि थी इनकी, अब जो है इतनी भूमि सिमट के रह गई सर, इतनी भूमि लगभग आप देखोगे इन्होंने 60% जो भूमि है मसाई समुदाय ने वो खो दी सर। किसको खो दी? जर्मन्स को और ब्रिटिशर्स को, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इनकी भी वही सेम हालत हुई सर। आप देखोगे बेटा, बीच में स्पेस लग गया, कोई बात नहीं, हटा लेना। परंपरागत रूप से जो चरवाहे जो थे एक तरीके से सूखे से बचने के लिए क्या करते थे, अब इनमें भी वही चलता था, इनमें भी एक तरीके से आप देखोगे ये एक तरीके से घूमते रहते थे, है ना, सूखे से बचने के लिए जहां मानसून हो रहा है वहां जाएंगे, जहां बारिश है वही देखो, वही याद रखो कि जहां घास है वहीं जाएंगे। तो ये भी भारत की तरह यही क्या करते, भारत में जो घुमत्तू लोग करते थे ये भी सेम वही करते थे कि सूखे से बचने के लिए आप देखोगे ये कहां जाते थे सर, ये अपने जितने भी मवेशियों का झुंड है उसको कहां पर ले जाते थे, दूसरे क्षेत्रों में जहां पर इनको घास मिलती थी। अब दिक्कत क्या हुई, अब इन पर जो है एक तरीके से अंकुश लग चुका, अब ये जा नहीं सकते, इन पर लिमिट लग चुकी है। क्यों? क्योंकि अब तो अंग्रेज आ चुके हैं ना, तो अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, इन पर प्रतिबंध लगा दिए। अब आप देखोगे कि जो उपनिवेशिक शासन जो है उन्होंने एक तरीके से क्या किया, उन्होंने एक तरीके से आवाजाही पर, इन पर बहुत ज्यादा जो इनकी आवाजाही होती थी पहले स्वतंत्र रूप से, उस पर एक तरीके से अंकुश लगा दिया। अब वो है एक तरीके से उस पर प्रतिबंध लग चुका था सर। मसाई लोगों को एक तरीके से निश्चित, वही जो भारत के साथ किया, एक निश्चित भूमि दे दी, एक निश्चित और एक तरीके से सूखी हुई भूमि दे दी। अब समझो कि जो अर्धशुष्क भूमि जो है उसमें सूखी घास मिलेगी। अब वो सूखी घास तो एक तरीके से कब तक मिलेगी सर, खत्म भी तो हो जाएगी। और जब खत्म होती थी तो ये लोग कहां जाते थे, जहां अच्छी घास मिल रही है सर, जहां हरे भरे घास के मैदान है, वहां पर घास खत्म होती थी तो इधर आ जाते थे। तो ये पूरा एक साइकिल था सर, ये पूरा एक चक्र था। अब क्या हुआ, अब इनको एक ही सीमित जगह पर जो है एक तरीके से क्या कर दिया गया, एक तरीके से वहां पर डाल दिया गया सर। आप देखोगे एक निश्चित अर्धशुष्क आरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया, जहां सूखे की आशंका बनी रहती थी। अब समझो कि अब इनके साथ क्या होगा, इनके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि अब इनको, अब इनके घूमने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इनको क्या चाहिए सर, इनको घास के मैदान चाहिए। अब जो सूखा इलाका है वहां पर घास के मैदान आएंगे कहां से? अब होगा क्या, इनके जो मवेशी होंगे आप देखोगे ये मरने लगेंगे सर, है ना, मरने लगेंगे, भूखे प्यासे बीमारियों से मरने लगेंगे। परिणाम क्या हुआ सर? परिणाम आप देखोगे 1933 से 1934 के बीच में, है ना, पड़े केवल 2 साल के सूखे में आप देखोगे कि यहां पर केन्या की हम बात करें, यहां पर मसाई आरक्षित क्षेत्र में आधे से अधिक जो जानवर थे, मवेशी जो थे, मारे गए। किससे मारे गए? अकाल से। कुछ था ही नहीं ना, अरे भैया एक बात बताओ, ना पानी होगा, ना खाने को कुछ घास होगी, तो मर ही जाएंगे बेचारे, तो मर गए सर, है ना, मारे गए सर, है ना। नामीबिया की हम बात करें, नामीबिया की हम बात करें तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे यहां पर एक समुदाय है जिसको हम बोलते हैं काउकोलैंड, है ना, काउकोलैंड की हम बात करें, यहां पर भी ये भी एक समुदाय है सर, है ना, कि जो काउकोलैंड के जो चरवाहे जो थे, यहां पर भी, इन पर भी सेम वही असर पड़ा सर, यही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप समझो यहां पे यूरोपियंस ने बहुत बुरा किया है भाई, अंग्रेजों ने एक तरीके से इतना गलत किया है, इतना गलत किया है, वही ये चीज आज जो है भुगत रहे हैं, और भुगतना भी चाहिए सर, है ना। आप देखोगे नई सीमाओं ने और व्यापार ने एक तरीके से आप देखोगे इनके जीवन को बर्बाद करके रख दिया सर। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। अब हुआ क्या भाई, ये जो नए नियम आए थे, ये जो नए नए नियम आए थे, ये जो उपनिवेशवाद जो हुआ था, तो इसका जवाब क्या था सर? इन्होंने कई तरह की जो है प्रतिक्रियाएं की। आप देखोगे कई बार तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन दिक्कत ये थी बेचारे क्या करते, कितना विरोध करते, अंग्रेजों ने उन विरोधों को दबा दिया सर। आप देखोगे इन्होंने जानबूझ कर, अब आप देखोगे कि इनके पास कुछ संसाधन है नहीं, इनके जो घास के बड़े बड़े मैदान थे वो बचे नहीं है, अब क्या करेंगे बेचारे, तो आप देखोगे ये इन्होंने जानवरों की संख्या कम कर दी सर। जिनके बड़े बड़े झुंड हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जानवरों को बेच दिया या फिर कुछ भी किया हुआ XYZ, तो आप देखोगे इन्होंने अपने झुंड को कम कर दिया। क्यों कम कर देंगे, तो एक तरीके से आप देखोगे कि ये सरवाइव करते रहेंगे, है ना। नए चारागाह जो थे बेचारे खोज करते रहते थे कि भाई अब तो जो हमारे चारागाह जो थे वहां पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अब हमें नए नए चारागाहों की जो है जरूरत है। आप देखोगे दूसरों ने क्या किया, नए रास्ते खोजे। 1947 के बाद आप देखोगे ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका हरियाणा के खेतों में जाने लगे। अभी तक रायका कहां थे, रायका अभी तक जो है एक तरीके से कहां पे थे, राजस्थान में थे। अब राजस्थान में जो बड़े बड़े चारागाह जो थे बचे नहीं थे सर, अब ये कहां जाने लगे सर, ये एक तरीके से हरियाणा वगैरह क्षेत्र में जाने लगे, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करें, इनकी जीवन शैली में भी बदलाव आ गया। कुछ जो चरवाए थे जिन्होंने पैसा वैसा कमा लिया था, इन्होंने एक तरीके से आप देखोगे खेत वेत खरीद कर स्थायी रूप से खेती करना शुरू कर दी। अब समझो कि अब तक की हम बात करें तो आप देखोगे ये जो चरवाए हैं इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया, और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है सर, उपनिवेशवाद, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सर, है ना। एक तरीके से कंक्लूजन क्या है, सारांश क्या है इस पूरे चैप्टर का, आप देखोगे आज की हम बात करें, आधुनिक समय की हम बात करें, यहां पर आपको, है ना, नए कानून, सीमा और आबादी बढ़ने से चरवाहों की जो है आवाजाही सीमित हो गई है। पहली बात तो ये आज की हम बात करें तो यहां पर हुआ है भाई, क्योंकि आप देखोगे आबादी बढ़ रही है सर, आबादी बढ़ेगी तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें घर बनाने पड़ेंगे। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए।
तो पहले जहां चरवाए बहुत बड़े बड़े चारागाह हुआ करते थे, अब वहां पे घर बने हुए हैं, बस्तियां बनी हुई हैं, खेती हो रही है सर। क्योंकि जब देखो मेन चीज है, मेन सारी दिक्कत आके अटकती है जनसंख्या पर। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उस जनसंख्या की डिमांड को, मांग को पूरा करने के लिए आपको जमीन चाहिए होगी, है ना, उनके घर बनाने के लिए, उनको उनका पेट भरने के लिए, समझ लो। तो आप देखोगे अब की हम बात करें तो आप देखोगे बहुत बहुत ही लिमिट हो गई इस पर। आप देखोगे चरवाहे हैं, आज भी हैं। आप अगर जाते हो ये पूरा कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तराखंड वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा हमारा हिमाचल वाला क्षेत्र, तो यहां पर गुर्जर्स वगरवाल गद्दीज वगैरह मिल जाते हैं, आज भी मिलते हैं। लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है ना, संख्या बहुत कम हो गई है। आप देखोगे चारागाह बहुत कम हो गए हैं सर। जो बचे थे उनका अत्यधिक उपयोग होने से जो है एक तरीके से वो नष्ट भी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले चारागाह जो थे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब बहुत कम है, तो उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो चारागाह बचे हुए हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। इससे हमारी भूमि भी नष्ट होती है सर। पहले उनके सामने जो है इतनी कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन अब क्या है सर, क्योंकि पशुओं की संख्या अधिक थी और उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, तो आप देखोगे ना वह आवाजाही पर रोक और जंगलों की सीमित उपयोगों के कारण वे नए चारागाह भी नहीं ढूंढ पाए सर। क्योंकि इनके मवेशी बहुत ज्यादा थे सर, मवेशी बहुत ज्यादा थे सर, और पर्याप्त जगह भी नहीं थी इनके पास। अब आवाजाही पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने, और जंगलों में भी इनकी रोक पर एक तरीके इनकी रोक सीमित कर दी गई है। जंगल में जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जंगलों को तो आरक्षित कर दिया है सर। उसके कारण क्या हुआ सर, आप देखोगे कि वो नए चारागाह ढूंढ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जहां जाएंगे वहां क्या किया जाएगा, वहां उनको डंडा मारा जाएगा। अंग्रेजों ने रोक लगा रखी है ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए, तो हुआ क्या, यहां पर वही लिखा हुआ है कि अब इन चारागाहों ने क्या किया। अब होता क्या है कि इंसान का एक नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हम जो है हालात के हिसाब से बदल लेते हैं। तो इन बेचारे चरवाहों ने भी अपने हालातों के हिसाब से अपने अपने आप को जो है बदलना शुरू कर दिया। आप देखोगे कि ये नए इलाकों में प्रवेश करने लगे। थोड़ी बहुत जो वही बात बोली गई थी ना, थोड़े बहुत जो चरवाहे थे इनके पास जमीन वमीन थी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने खेती वेती करनी शुरू कर दी। पशुओं की संख्या कम हो गई सर, बहुतों ने तो मजदूरी करना शुरू कर दी। तो एक तरीके से इनकी जो जिस चीज पर इनकी आजीविका चलती थी उस पर थोड़ी सी लिमिट, बंदिशें लगा दी सर, लिमिट लगा दी सर। और लिमिट लगाने के बाद क्या हुआ सर, लिमिट लगाने के बाद क्या हुआ कि आप देखोगे आज के टाइम की हम बात करें तो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे समुदाय में जो लोग थे जो पहले शायद ये काम किया करते थे, आज वो किसी दूसरी गतिविधि में लगे हुए हैं सर। क्लियर हुआ ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, और बहुत सारे जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, पर्यावरण विदो बोलते हैं इनको, इनका मानना यह भी है कि ये जो चीज है मृत्यु वाली, ये सबसे सही कहां होती है, सबसे सही कहां होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरीके से आप देखोगे क्योंकि इनका मूवमेंट होता रहता है, तो इस तरीके से आप देखोगे संतुलन बना रहता है। क्यों? क्योंकि जब घास होगी ऊपर वाले क्षेत्रों में तो ये चरवाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, तब तक 3 से 4 महीने और मिल जाएंगे उसको, बर्फ के बाद सीधे घास आ जाएगी। तो एक तरीके से वो चक्कर चलता रहता है। तो ये पहाड़ी इलाकों पे ही काफी सही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक संतुलन बना रहता है, बाकी के क्षेत्रों में इतना ज्यादा संतुलित नहीं रहता सर। तो इसी के साथ आप देखोगे हमारे जो चैप्टर था वो चैप्टर समाप्त हुआ सर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। आई होप आपको सारा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।